हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के ट्राई यूट्यूब चैनल में। तो 9 अगस्त 2023 को हुए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए जी के जीएस एंड करंट अफेयर्स के प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम आगे आने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर था अनुच्छेद 352 में। तो भारत में 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे देश में लगाया जाता है, तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन होता है जो कि राज्यों में लगाया जाता है, तो ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। देखिए, जो भारत में आपातकाल का प्रावधान है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है और आपातकाल को भारतीय संविधान के भाग 18 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आंसर था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तीनों के बारे में बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था 1526 ईस्वी को। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी को। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध था ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था और ये युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। तो तीनों युद्ध याद रखने महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न था, 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो आंसर था अब्दुल फतेह अल सीसी। तो अब्दुल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं जो 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि बने थे। देखिए, इस बार 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड राज्य की झांकी को मिला। उत्तराखंड राज्य की झांकी प्रथम स्थान पर रही। देखिए, इसमें 3 जो झांकियाँ थी क्रम से, इसमें प्रथम स्थान पर उत्तराखंड की रही। इस उत्तराखंड की झांकी का जो थीम थी मानस खंड थी। इसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की रही, इसकी थीम थी 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति। और तीसरे स्थान पर रही उत्तर प्रदेश की, इसकी थीम थी अयोध्या दीपोत्सव। तो याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आईसीसी महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो देखिए, आईसीसी अवार्ड 2022 से क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम के लिए भी। तो इस टॉपिक का पहले से वीडियो बनाया हुआ, आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और 2023 के जो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो हैं उनके भी वीडियो बने हुए हैं, आप उन सभी को देख लीजिए। तो आईसीसी महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया था भारत की खिलाड़ी रेणुका सिंह को। और पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था मार्को जानसेन को जो साउथ अफ्रीका के हैं। अगला प्रश्न था, रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आंसर था झारखंड। तो देखिए, 18 फरवरी 2023 को 12 राज्यों के नए राज्यपाल बदले गए थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल बने थे। तो जो रमेश बैस थे ये 18 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने थे। इससे पहले ये झारखंड के राज्यपाल थे। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। और मैं आपको बता दूं, जो वर्तमान में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर था ओडिशा में। तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ओडिशा राज्य के 2 शहरों में किया गया था, भुवनेश्वर और राउरकेला में। और इसका विजेता था जर्मनी और उपविजेता था बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया में। तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इसका विजेता इंग्लैंड था और उपविजेता था पाकिस्तान। और बात करें, देखिए 2023 में जो महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया। इसका विजेता था ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता रहा है साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के प्रथम नर्तक बने जिन्होंने वर्ष 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त किया था? तो आंसर था केलुचरण महापात्रा। तो केलुचरण महापात्रा एक ओडिसी नर्तक हैं जो कि प्रथम ओडिसी नर्तक बने थे। तो इन्हें वर्ष सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए, इसके अलावा इन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 1974 में पद्मश्री, 1988 में पद्म भूषण और सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न था, सार्वजनिक संपत्ति
लोक धरोहर की रक्षा करना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर था अनुच्छेद 49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नील्स बोर ने परमाणु मॉडल कब दिया था? तो इसका आंसर था 1913 में। इसके बाद पूछा गया था, सन 2011 में मृत्यु दर कितने प्रतिशत आंकी गई थी? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो मृत्यु दर थी भारत में, ये 1000 जनसंख्या पर 7.1 थी। और बात करें शिशु मृत्यु दर की, तो ये 1000 बच्चों पर 55 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ई शक्ति नाबार्ड परियोजना किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है, तो आंसर था स्वयं सहायता समूह से। तो जो ई शक्ति नाबार्ड परियोजना है, ये 2017 में नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य स्वयं सहायता समूह को डिजिटलाइज करना है। अगला प्रश्न था, सन 2022 में कार्लसन मैग्नस को किसने हराया था? तो आंसर था आर प्रज्ञानंद ने। तो देखिए आर प्रज्ञानंद ये भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं जो तमिलनाडु राज्य से हैं। तो इन्होंने 2022 में जो कार्लसन मैग्नस हैं जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने इन्हें 2 बार 2022 में हराया था। अगला प्रश्न था, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 2012 में ओलंपिक की कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? तो आंसर था आर्चरी इवेंट। तो देखिए 2012 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे, इनका आयोजन लंदन में किया गया था। तो इसमें से जो यहाँ पर आर्चरी इवेंट थी जो कि तीरंदाजी प्रतियोगिताएं थी, तो इसका आयोजन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत किसके लिए की गई? तो आंसर था असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए। तो जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना थी, इसकी शुरुआत 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये तक की पेंशन उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेंडेलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे? तो आंसर था 63। तो मेंडेलीव के आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे। इसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। देखिए मेंडेलीव ने 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया था और तत्वों को एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया था। देखिए इसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, इस आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण था हेनरी मोसले के द्वारा किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 ज्ञात तत्व थे, जिसमें से 94 प्राकृतिक तत्व थे और 24 कृत्रिम तत्व थे। अगला प्रश्न था, गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं गरबा लोक नृत्य है गुजरात राज्य का। यह गरबा लोक नृत्य नवरात्रि के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का सिद्धांत किसने दिया था? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर था शाहजहां ने। तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जबकि देखिए लाल किले के परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन था, एपीजे अब्दुल कलाम किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो आंसर था बीड़ा से। तो देखिए आप सभी जानते हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये भारत के राष्ट्रपति रहे सन 2000 से 2007 तक। तो ये वाद्य यंत्र बीड़ा भी बजाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और देखिए इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि महत्वपूर्ण है। तो एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी यानी कि इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो ये महत्वपूर्ण है, ये भी पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न था, सरहुल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में। और झारखंड में ये जो त्यौहार है, ये सभी त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार है। अगला प्रश्न था, बैलों का जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर था तमिलनाडु में। तो देखिए कल यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पोंगल त्यौहार है कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि पोंगल त्यौहार के अवसर पर ही जो जल्लीकट्टू खेल है इसका आयोजन किया जाता है। तो जल्लीकट्टू खेल का आयोजन तमिलनाडु में होता है। अगला प्रश्न था, आईसीसी T20 2022 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो 2022 में T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे सूर्य कुमार यादव जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनी आबादी वाला यानी कि सबसे अधिक घनत्व आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर था 1958 में। तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है समीर कामत। और बात करें इसरो की, तो इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो इसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। देखिए, इसरो के जो संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस अधिनियम ने केंद्रीय प्रांत के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रांत के बीच जो विधायी शक्तियाँ हैं इन्हें विभाजित किया गया था? तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न था जो पूछा गया था। तो आप सभी जानते हैं भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर नदी पूछी गई थी, कौन सी नदी बहती है? तो वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न था, दिल्ली किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो दिल्ली ये उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न था, अनुच्छेद 1 का अर्थ क्या है? तो आर्टिकल 1 के बारे में पूछा गया था। तो अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, साइटोकिनोसिस प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, साइटोनोसिस प्रक्रिया में कोशिका विभाजन के अंतरिम शारीरिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी पूछी गई थी, वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे। तो मैं आपको इसकी सहायक नदी के बारे में बता दूं। तो देखिए, सिंधु नदी में जो बाएं से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? तो सुन नदी, झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और पानजनाद। तो ये बाएं से आने वाली नदियाँ हैं जो कि सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। इसके अलावा बात करें दाएं से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो श्योक नदी, हुंजा नदी, गिलगित नदी, सुआत नदी, कुनार नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमल नदी। तो ये सभी दाएं से मिलने वाली सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, ये थे 9 अगस्त 2023 को जो प्रश्न पूछे गए थे। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और देखिए, अगर आप सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर मैंने जो वीडियो बनाए हुए अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं 2023 के भी, तो आपको यहाँ पर वीडियो क्लास में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।